विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने मनु की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उसकी वर्ण व्यवस्था की विस्तृत रूप से चर्चा की है। आज हम उसके वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हुए उनके वर्णों के पारस्परिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न वर्णों को प्रदत्त स्थान का औचित्य है, शूद्रों के प्रति उसकी घोर अपमान और भेदभावपूर्ण नीति, स्त्रियों के प्रति उनके जो विचार है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मनु ने अपनी मनुस्मृति में कहा है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इन चारों वर्णों को भिन्न भिन्न कार्य करने चाहिए, लेकिन साथ ही चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर भी माना है। मनु के अनुसार किसी एक वर्ण के बिना सामाजिक व्यवस्था को चलाना संभव नहीं है। किसी वर्ण को सामाजिक व्यवस्था में प्रदान की गई स्थिति मनु के अनुसार उस वर्ण द्वारा संपन्न किए गए कर्तव्यों के महत्व से इंगित होती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि मनु ने जो वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत दिए और उनमें चार वर्ण बताए वह एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के कर्तव्यों को वो पालन करेंगे, एक दूसरे के रोड़ा नहीं अटकाएंगे, एक दूसरे में आक्षेप नहीं करेंगे, तभी ही समाज का विकास हो सकता है। मनुस्मृति में मनु ने जो विचार दिया वो प्लेटो के न्याय सिद्धांत से मिलता जुलता है। प्लेटो ने समाज की तीन वर्ण बांटा है, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ण। मनु ने ब्राह्मणों की तुलना प्लेटो के दार्शनिक राजा से कर सकते हैं, क्षेत्रों की तुलना प्लेटो को सैनिक वर्ग से कर सकते हैं और वैश्य की तुलना प्लेटो के उत्पादन वर्ग से कर सकते हैं। शूद्र वर्ण को तुलना प्लेटो के दासों से कर सकते हैं। अंतर केवल यह है कि मनु शूद्र वर्ण को सामाजिक व्यवस्था में स्थान देता है, जबकि प्लेटो राज्य सामाजिक व्यवस्था से बाहर रखता है। प्लेटो और मनु की सामाजिक व्यवस्था में एक अंतर यह भी है कि मनु प्लेटो की तरह शासन कार्य दार्शनिक वर्ग ब्राह्मणों को नहीं सौंपता, वह उसे अपने योद्धा वर्ग क्षत्रिय को सौंपता है जो ब्राह्मणों के मस्तिष्क से शासन करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो और मनु ने जो वर्ण व्यवस्था का जो सिद्धांत दिया था वो कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलान करता हुआ है, एक दूसरे पर बहुत कुछ समानता रखते हुए भी कुछ में असमानता हो सकती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु ने सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न वर्णों को प्रदत्त स्थानों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। मनु ने जिस सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के अंदर जिन चार वर्णों का उल्लेख किया है उनमें से उच्चता और निम्नता का आग्रह बहुत प्रमुखता के साथ व्यक्त किया। मनु ने सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान, क्षत्रियों को द्वितीय स्थान, और इस प्रसंग में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मनु ने ब्राह्मण और क्षत्रिय को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे हैं तथा उनके लिए योग्यता और गुणवत्ता का उच्च मानदंड निर्धारित किए हैं। ब्राह्मणों को सामाजिक जीवन का सर्वोच्च कार्य धर्म की रक्षा का कार्य सौंपा गया, क्षत्रियों को प्रजा रक्षण का कार्य सौंपा गया। इसके साथ ही ब्राह्मणों से अपेक्षा की गई कि वे अपने समस्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर पूर्ण संयम रखें, त्याग का जीवन बिताएं, और क्षत्रियों से अपेक्षा की गई कि वे विषयों से आसक्त नहीं हो और अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने दायित्व को भली भांति संपन्न करेंगे तो मनुस्मृति में जो मनु ने जो विचार दिए वो प्रासंगिक होंगे। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में गुण और कर्म के आधार पर यह निर्देशन दिया कि जन्म के आधार पर ये विषय निर्धारित होंगे। इस आधार पर उन्होंने मनुस्मृति में उच्चता और निम्नता के आधार पर जो ये व्यवस्था दी उसकी घोर आलोचना की गई और उन्होंने चौखंबा व्यवस्था की जो व्यवस्था दी उसकी भी घोर आलोचना की गई। मनुस्मृति में शूद्रों के प्रति उसका घोर भेदभाव है, अपमानजनक है। इसके आधार पर मनुस्मृति को भी उन्होंने शूद्र वर्ग ने बहुत अपमानजनक स्थिति से देखा है। मनु की सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। उन्होंने समाज में शूद्रों को दासों के समान माना। उन्होंने कहा है कि दासों जो दास होते हैं, शूद्र होते हैं, उनको बेचा खरीदा जा सकता है। इस आधार पर उन्होंने कहा है कि उनको न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया से बहुत दूर रखना
चाहिए और उनके साथ में असमानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि शूद्र के कान में गलती से वेद का मंत्र पड़ जाए तो उसे उसके कानों में पिघला देना चाहिए, शीशा डालकर ऐसा दंड किया जाना चाहिए। मनुस्मृति की धारणा के अपनाकर हिंदू समाज के तथाकथित उच्च वर्णों ने सदियों तक शूद्रों के प्रति घोर अपमानपूर्ण अमानवीय व्यवहार किया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति में जो मनु ने जो सामाजिक व्यवस्था के जो सिद्धांत दिए वो बहुत ही शूद्रों के प्रति भेदभावपूर्ण अमानवीय व्यवहार है जिनकी निंदा की जा सकती है। और उसी आधार पर स्त्रियों के प्रति भी मनुस्मृति में उनकी स्वतंत्रता का निषेध किया है। स्त्रियों के प्रति मनु के विचार विचित्र स्थिति में है। वह एक और कहता है कि यत्र नारीस्ते पूजते रमते देवते, तरह जहाँ स्त्री को पूजा जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। मनु ने यह बात पारिवारिक जीवन और कुल के संदर्भ में कही है। जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान और हितों पे उपेक्षा होती है वह कुल के समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। मनु का मत है कि परिवार में स्त्रियों को मान सम्मान, धन, आभूषण आदि के माध्यम से प्रसन्न रखना चाहिए, अन्यथा पारिवारिक जीवन दुखमय हो सकता है। इस प्रकार मनु ने पारिवारिक जीवन में स्त्रियों के सम्मान और हितों की रक्षा को आवश्यक माना। लेकिन मनु स्त्रियों को परिवार की सीमा के बाहर किसी कार्य को संपन्न करने की अनुमति नहीं देता। मनु स्त्रियों को घर के बाहर कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता। मनु की दृष्टि में स्त्री प्रकृति से ही मंदबुद्धि वाली कमजोर प्राणी है। अतः मनुस्मृति में प्रतिपादन किया कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के, युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण और संरक्षण में रहना चाहिए। वे किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। मनु का मत है कि ब्रह्मा ने स्त्रियों की प्रवृत्ति में कुछ ऐसे दुर्गुण का सर्जन किया है कि यदि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे व्यभिचारी आदि दोषों से लिप्त हो सकती है। अतः पुरुषों को अत्यधिक सतर्कतापूर्वक इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक तथ्य यह भी है कि मनुस्मृति में स्त्री शिक्षा के लिए कोई प्रबंध और विधान नहीं है। मनु संभवतः स्त्री शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता है। स्त्रियों को तो वह परिवार के पुरुष, पिता, पुत्र और पति के नियंत्रण में जीवन व्यतीत करने की सलाह देता है। इस प्रकार स्त्रियों के संबंध में मनु की धारणा प्लेटो के नितांत विपरीत है, अरस्तु की धारणा के समीप है। मनु के जीवन काल की परिस्थितियों में स्त्रियों के प्रसंग में उनकी यह विचारधारा कितनी प्रासंगिक उपयोगी थी यह कहना कठिन है। लेकिन आज की परिस्थितियों में मनु की उपयुक्त धारणा विशेष रूप से स्त्रियों की स्वतंत्रता से वंचित रखने की बात विचार योग्य नहीं है। स्वतंत्रता के बिना मान सम्मान क्या होता है? मनु के दर्शन में स्त्रियों की स्थिति पिंजरे में बंद प्राणी के समान है। पिंजरा यदि स्वर्ण का है तो उसमें बंदी प्राणी की क्या व्यथा कुछ कम नहीं हो जाती? यह सोचना मूलभूत रूप से गलत है। प्रकृति ने स्त्री को दुर्बल मस्तिष्क और कमजोर चरित्र प्रदान किया है। शूद्रों और स्त्रियों के संबंध में मनु की जो विचारधारा है उससे स्पष्ट है कि मनु घोर यथास्थितिवादी विचारक थे। क्रांतिकारियों से कोसों दूर थे। व्यवस्था में मंद गति से परिवर्तन की बात की। इस आधार पर हम कह सकते हैं मनु पूर्वग्रह ग्रसित था और उन्होंने यथास्थिति का वो समर्थक था। उन्होंने शूद्रों और स्त्रियों के बारे में जो अपने विचार दिया उनकी आज भी आलोचना की जाती है, क्योंकि शूद्रों को उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में कहीं स्थान नहीं दिया और स्थान दिया है तो वो सबसे नीचे अर्थात तीनों वर्गों का, तीनों वर्णों की सेवा करने वाला एक यंत्र के रूप में दिया। स्त्रियों को भी उन्होंने घर में तो स्वतंत्रता दी, घर में तो अपने यानी कि पूजा करने के लिए, लेकिन घर से बाहर उन्होंने कहा है कि स्त्रियों को व्यभिचारी होती है, मंदबुद्धि की होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं मनु की जो दृष्टिकोण है, जो सोच है, जो विचार है, वह वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो कोई सा राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, धार्मिक हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कहीं भी आप देख लीजिए स्त्रियां पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है। कम नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक प्रतिभावान हैं, सहनशीलवान हैं और घर को
सही चलाने वाली एक है, आर्थिक रूप से वह मैनेजमेंट करने वाली है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु की जो सामाजिक व्यवस्था के बारे में जो उसने वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत दिया वो कहीं न कहीं आलोचना का पात्र बना। इसका मूल कारण है कि उन्होंने स्त्रियों के बारे में और शूद्रों के बारे में जो दृष्टिकोण दिए, जो सोच दी, जो विचार दिए, वो वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं हो सकते। शूद्र उसने इनके जन्म के आधार पर निर्धारण किया। स्त्रियों के बारे में उन्होंने जो घोर अपमान शब्द किए वह एक निंदनीय है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु की वर्तमान स्थिति में कोई प्रासंगिकता इस आधार पर नहीं है। हाँ, तात्कालिक स्थिति में जब उन्होंने ये मनुस्मृति लिखी है उस समय कुछ हो सकता है कि उनकी कुछ परिस्थितियाँ रही हो, लेकिन वर्तमान समय में मनुस्मृति के बारे में जो उनके दृष्टिकोण थे, उनकी सोच थी, वो प्रासंगिक नहीं है। जय हिंद, जय भारत।